क्या डेथ नोट सीरीज के एंड में दिखाया गया ये शिनिगामी असल में लाइट यागामी ही है? क्या पावर रेंजर्स की लेगेसी एक्चुअली खानदानी है? और क्या ओरिजिनल पोकेमॉन सीरीज की शुरुआत में ही मिस्टी की डेथ हो गई थी एंड आगे के एपिसोड्स में मिस्टी सिर्फ ऐश की एक फ्रैगमेंट ऑफ इमेजिनेशन थी? और फाइनली क्या डॉक्टर डूफिन्समर्ज ही फिनियस एंड फर्ब में फिनियस का असली बाप है? किसी लाइक गोल को भाई किस तरह से पूरा करना है ये कोई आप लोगों से पूछे, जहां पर आपने पिछले कार्टून थ्योरी के लाइक गोल को तो स्मैश ही कर दिया, जिसके कारण ही आज की इस वीडियो में हम वापस आ गए हैं हमारे चाइल्डहुड फेवरेट मूवीज, टीवी शोज और एनिमेटेड शोज के कई सारी थ्योरीज को लेकर। एंड इसके अलावा पिछली बार की तरह मैं यानी कि नर्डी एक्सप्लेनर आप लोगों का आज की वीडियो में को होस्ट रहूंगा। तो इफ आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल चेकआउट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तो मिल ही जाएगा। खैर इसके अलावा भी पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक लाइक गोल है जो कि है 3.5 के लाइक्स का। तो जैसे ही आप लोग इस लाइक गोल को कंप्लीट कर दोगे उसके जस्ट बाद ही में हम लोग इस सीरीज का एपिसोड नंबर 4 भी रिलीज कर देंगे। तो इसी बात पे हे गाइस, मेरा नाम है आबिर बैनर्जी AKA नर्डी एक्सप्लेनर और मैं हूं एज यूजुअल पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर कभी भी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर एनिमे फ्रेंचाइजेस के बारे में कभी भी बात करी जाती है तो उसके अंदर पोकेमॉन का नाम तो जरूर से आता ही है। मगर क्या आपको पता है कि इस हंसते खिलखिलाते शो के पीछे भी एक काफी डार्क थ्योरी है, जहां आप लोग मिस्टी के कैरेक्टर को तो जानते ही होंगे। बेसिकली ये थ्योरी मिस्टी के कैरेक्टर से रिलेटेड ही है, जहां ये थ्योरी बेस्ड है पोकेमॉन सीरीज के एपिसोड नंबर 24 पे, जहां इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखते हैं कि मिस्टी को असल में एक हॉन्टर लिक कर देता है, जिसके बाद मिस्टी जमीन पर गिर जाती है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग असल में यहाँ पर हॉन्टर के लिक करने के बाद मिस्टी की डेथ हो जाती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हॉन्टर एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पोकेमॉन है और उसके लिक करने से इंसान की मौत भी हो सकती है। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर असल में मिस्टी को जब हॉन्टर लिक करता है उसके बाद मिस्टी की डेथ हो जाती है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एपिसोड नंबर 24 के बाद भी तो हम लोगों को ऐश केचम के साथ मिस्टी कई बार देखने को मिली है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्टी एपिसोड नंबर 24 में ही मर गई? तो इस चीज को भी ये थ्योरी काउंटर करती है, जहां इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मिस्टी की डेथ का सदमा ऐश केचम असल में समझ नहीं पाता। वो सिर्फ इमेजिन करता है कि असल में मिस्टी उसके साथ ही में है एंड उसकी इमेजिनेशन के कारण ही हम लोगों को एपिसोड नंबर 24 के बाद भी मिस्टी शो में देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब एपिसोड नंबर 24 के अंदर मिस्टी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद से मिस्टी की जितनी भी बैटल्स हम लोगों को दिखाई गई हैं थ्रू आउट द शो के अंदर, वो सब असल में ऐश केचम ने ही लड़ी हैं। अब आपको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि मिस्टी की डेथ हुई होगी? बेन 10 दुनिया का सबसे पॉपुलर एनिमेटेड कैरेक्टर है, ये बात किसी से नहीं छुपी हुई है। लेकिन ग्वेन 10, बेन 10,000 एंड गुड बाय एंड गुड रीडर्स जैसे कुछ एपिसोड जरूर थे जिन्होंने इस शो के कुछ अल्टरनेट कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ हिंट किया था, जिसके कारण फैंस इस बात को थ्योराइज करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली बेन 10 की एडवेंचर्स एक्चुअली एक कॉमिक बुक कहानी का हिस्सा है, जिसे एक्चुअली किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर ग्वेन टेनिसन ने ही लिखा है, जहाँ पर उसने पूरा का पूरा एक चैप्टर यानी ग्वेन 10 वाला एपिसोड पूरी की पूरी अपने कैरेक्टर पर डेडिकेट किया था। ये बात सोचने वाली है कि दो बच्चे जो अपने बूढ़े ग्रैंडपा के साथ एक ट्रिप पर निकले हों, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। और जैसा कि ग्वेन टेनिसन इतनी इंटेलिजेंट होती है, उसके पास इमेजिन और ड्रॉ करने के लिए बहुत टाइम होगा, तो ये काइंड ऑफ बिहाइंड द सीन पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है। अब भाई ये तो एक नोन फैक्ट है कि जब भी कोई नया बंदा एनिमे कम्युनिटी के अंदर घुसता है तो उसका पहला शो मोस्टली नारुतो या फिर डेथ नोट ही होता है। एंड यहाँ पर हम लोग एनिमे कम्युनिटी के मोस्ट पॉपुलर एनिमे डेथ नोट के बारे में ही इस थ्योरी के अंदर बात करने वाले हैं, जहाँ आप लोगों को तो ये चीज पता ही होगी कि डेथ नोट शो के एंड में लाइट यागामी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद हम लोग एक अननेम्ड शिनिगामी को देखते हैं जो असल में एक स्टेयर्स पर चढ़ रहा होता है। अब ये काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ये जो अननेम्ड शिनिगामी है वो असल में और कोई नहीं बल्कि लाइट यागामी ही है। अब हाँ,
शो के क्रिएटर्स ने इस चीज को कंफर्म तो नहीं किया है, बट ये चीज काइंड ऑफ क्लियर ही है, क्योंकि अगर आप लोग इस अननेम्ड शिनिगामी को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि असल में ये अननेम्ड शिनिगामी असल में काफी ज्यादा लाइट से मैच करता है। इन दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स असल में एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच करते हैं, और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि लाइट की डेथ होने के बाद असल में लाइट एक शिनिगामी बन गया और वो अब शिनिगामी रेल्म के अंदर आ चुका है। एंड इसका मतलब है कि जितने भी लोग डेथ नोट का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी डेथ के बाद शिनिगामीज बन जाते हैं। अब वैसे तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है और इस थ्योरी के अंदर एनिमे कम्युनिटी के काफी सारे लोग मानते हैं। इवन मैं भी इस थ्योरी में मानता हूँ एंड आई बिलीव पंकज भाई भी इस थ्योरी में मानते होंगे। बट हाँ, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या लाइट ही वो अननेम्ड शिनिगामी होगा? और अगर हाँ, तो अब शिनिगामी बनने के बाद लाइट और क्या क्या कांड करेगा? और क्या डेथ नोट का सीजन 2 कभी आएगा? और अगर आएगा तो क्या उसमें लाइट हम लोगों को एज अननेम्ड शिनिगामी देखने को मिलेगा? आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर पावर रेंजर्स की पूरी फ्रेंचाइजी पर ध्यान दिया जाए तो कई बार हमें पावर रेंजर्स की अलग अलग सीजन्स को एक ही कंटिन्यूटी में होने का हिंट जरूर दिया गया था और इनका कई बार क्रॉसओवर इसी के चलते यहाँ पर पॉसिबल भी हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक बहुत ही सॉलिड थ्योरी निकल कर आती है कि एक्चुअली पावर रेंजर्स की लेगेसी पुराने पावर रेंजर्स से उनके डिसेंडेंट में ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स और पावर रेंजर्स ज़ीरो के अंदर हमें जेसन ली स्कॉट देखने को मिला था, वहीं पर हमें पावर रेंजर्स टाइम फोर्स के अंदर जेन स्कॉट देखने को मिली थी। इसके अलावा पावर रेंजर्स गैलेक्सी के अंदर हमें पिंक रेंजर कैंड्रिक्स मॉर्गन देखने को मिली थी, जो पावर रेंजर्स डायनो चार्ज के अंदर कैंडल मॉर्गन से सिमिलर थी। वहीं पर पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स के अंदर हमें येलो रेंजर डैनी डेलगाडो देखने को मिला था। और जैसा कि पावर रेंजर्स एसपीडी पावर रेंजर्स के यूनिवर्स में आगे टेक प्लेस करती है, यहाँ पर हमें एलिजाबेथ जी डेलगाडो येलो रेंजर के रूप में देखने को मिली थी। अब आज के समय में भी जब भी बेस्ट टाइम ट्रैवल मूवीज की लिस्ट निकाली जाती है उसके अंदर बैक टू द फ्यूचर का नाम तो जरूर होता ही है। एज 1985 में आई बैक टू द फ्यूचर 1 मूवी बहुत ही लेजेंडरी मूवी थी, जिसने टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से लेमैन के टर्म में लोगों को समझाया, और साथ ही इसकी कमाल की स्टोरी और इसके कमाल के एग्जीक्यूशन ने हम सभी के मन में एक कमाल की छाप भी छोड़ी थी। मगर क्या आपको पता है कि इस फ्रेंचाइज से रिलेटेड भी एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थ्योरी निकल कर आई है, जिसके अकॉर्डिंग बैक टू द फ्यूचर 1 मूवी की शुरुआत में जब मार्टी मैकफ्लाई डॉक एमिट ब्राउन के घर पर आता है एंड वो डिस्कवर करता है कि डॉक ने असल में एक बहुत ही जाइंट इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर को बनाया है, तब वो अपने गिटार को उसके अंदर प्लग करता है और उसे प्ले करता है, जिसके बाद उसमें से इतनी तेज आवाज निकलती है कि असल में वो पूरा का पूरा स्पीकर तो डिस्ट्रॉय हो ही जाता है, साथ ही मार्टी भी उसके इम्पैक्ट से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ थ्योरी असल में ये निकल कर आई है कि ऐसा पॉसिबल है कि असल में उस स्पीकर के इम्पैक्ट के कारण से मार्टी के ब्रेन पर बहुत ही ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा, जिस वजह से मार्टी का ब्रेन असल में पूरी तरीके से फंक्शन करना बंद कर दिया, यानी कि मार्टी असल में कोमा में चला गया। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्टी के कोमा में जाने के बाद मार्टी अपने इमेजिनेशन के अंदर ही सारी की सारी चीज़ों को इमेजिन करता है, यानी कि इस हिसाब से बैक टू द फ्यूचर 1 मूवी के इवेंट्स कभी हुए ही नहीं हैं, साथ ही 2 और 3 के भी इवेंट्स कभी नहीं हुए हैं। असल में ये सब मार्टी की इमेजिनेशन थी। अब आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है? उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब यहाँ पर ये चीज तो ऑफिशियली एक थ्योरी कंसीडर की नहीं जा सकती, लेकिन हाँ इस सिंपल से लॉजिक को एक्चुअली यहाँ पर डिज्नी ने समझाया नहीं, तो मैंने सोचा हम ही अपनी तरफ से इसे समझा देते हैं आपको। तो हमने ज़ूटोपिया के अंदर इस मूवी के सबसे अजीब कैरेक्टर फ्लैश को देखा था, जो एक्चुअली अपने नाम को पूरी तरह से कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा था। लेकिन हाँ, हमें क्लाइमेक्स में समझ में आता है कि आखिर फ्लैश को फ्लैश क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली गाड़ी ही इतनी तेज चलाता है कि कोई भी उसे फ्लैश ही कहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो हर काम इतने धीरे करता है तो वो गाड़ी इतनी तेज कैसे चलाता है? फैंस की कुछ लॉजिकल थ्योरीज के हिसाब से इस चीज का सबसे बड़ा रीजन यही हो सकता है कि जैसा कि फ्लैश हर काम को धीरे धीरे करता है, हो सकता है कि फ्लैश एक्सेलरेटर के पैडल से अपने पैर को धीरे धीरे उठाता हो, जिसके कारण वो टाइम पे अपनी स्पीड को कम नहीं कर पाता और वो एक्चुअली सबसे फास्ट हो जाता है।
अब अगर आपके पास या आपके किसी दोस्त के पास कभी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रहा होगा और आप लोगों को थोड़ा एनिमेटेड और अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है, तो आप लोगों ने ज़रूर से रिक एंड मॉर्टी को तो देखा ही होगा। ये अब तक का वन ऑफ दी बेस्ट एनिमेटेड शोज में से एक है और आप लोग इसे गोट भी कह सकते हो। एंड ये शो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बल्कि ये शो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। एंड जितना वियर्ड ये शो है, उतनी ही वियर्ड इस शो से रिलेटेड एक थ्योरी निकल कर आई है, जहां हम लोग इस शो के एक एपिसोड के अंदर रिक और पूपी बटहोल को देखते हैं, जो असल में फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हैं। एंड उनको पता है कि वो लोग असल में एक टीवी शो के अंदर हैं। मगर क्या आपने सोचा है कि असल में इन दोनों को कैसे पता है कि ये असल में एक टीवी शो के अंदर हैं? तो इसके रिगार्डिंग ही ये थ्योरी निकल कर आई है, जिसके अकॉर्डिंग असल में मिस्टर पूपी बटहोल और रिक को ये चीज़ इसीलिए पता है क्योंकि उन लोगों के पास इंटर डायमेंशनल केबल है। एंड असल में उन्होंने इंटर डायमेंशनल केबल के थ्रू ही ये चीज़ देखी है कि वो लोग असल में एक टीवी शो के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसीलिए ही हो सकता है कि रिक अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता है कि वो एक टीवी शो के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसके एक्शंस का कोई सीरियस रिपरकशन नहीं निकल सकता। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेडपूल किल्स दी मार्वल यूनिवर्स वाली कॉमिक से भी मैच करती है, जहाँ पर असल में सिमिलर तरीके से डेडपूल को पता चल जाता है कि वो एक कॉमिक बुक के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से वो मार्वल यूनिवर्स के सभी सुपर हीरोज को मार देता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको पता था कि उसके एक्शंस के कोई सीरियस रिपरकशंस नहीं निकलेंगे और वो सारे कैरेक्टर्स को भी कॉमिक बुक से आज़ाद करना चाहता था। अब क्या आपको लगता है कि इंटर डायमेंशनल केबल के कारण ही रिक और मिस्टर पूपी बटहोल को पता चला होगा कि वो लोग असल में एक टीवी शो के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास इस चीज़ से रिगार्डिंग कोई और थ्योरी है तो उसको भी कमेंट्स में ज़रूर सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर श्रेक सीरीज का एक बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही क्लासिकल फैन थ्योरी है, जो अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पर ये आपके इस फ्रेंचाइजी को देखने का पूरा नजरिया चेंज करने वाला है। जहाँ पर जैसा कि हमने इस सीरीज के अंदर देखा था कि कैसल के अंदर फियोना कैद होती है, यहाँ पर सवाल उठता है कि ड्रैगन आखिर उसे खिलाती क्या थी। इस बात का हिंट हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस के रेस्क्यू के दौरान, जब एक जायंट सा कुक बुक हमें वहाँ पर देखने को मिलता है और हमें वहाँ पर एक्चुअली एक ह्यूमन एनाटॉमी उस कुक बुक के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर थ्योरी यही है कि जो भी प्रिंस यहाँ पर फियोना को रेस्क्यू करने में फेल होता था, ड्रैगन वहाँ पर उसी की रेसिपी बनाकर फियोना को खिलाती थी और उसे पालती थी। तो आज के ज़माने में डिज्नी अपनी 3D एनिमेटेड मूवीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिन्हें वो पिक्सार के साथ मिलकर बनाता है। मगर क्या आपको पता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब डिज्नी अपनी 2D एनिमेटेड मूवीज़ के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। एंड ये मूवीज़ सही में बहुत ही बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट डाला करती थी, जहाँ इनमें से ही एक काफ़ी पॉपुलर मूवी थी 1992 की अलादीन, जो कि रिलीज होते के साथ ही एक इंस्टेंट हिट थी एंड जिसने पॉप कल्चर पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला। मगर क्या आपको पता है कि इस 1992 की एनिमेटेड अलादीन मूवी से रिलेटेड भी एक काफ़ी शॉकिंग थ्योरी निकल कर आई है, जिसके अकॉर्डिंग इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया जो मर्चेंट है, जो कि अलादीन की पूरी कहानी बताता है, वो असल में और कोई नहीं बल्कि खुद जीनी ही है। बेसिकली जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से ही फैंस के मन में ये थ्योरी है एंड इसका सबसे प्राइमरी रीज़न ये है कि असल में जो जीनी है और साथ ही साथ में जो मर्चेंट है, उन दोनों की आवाज़ सेम वॉइस एक्टर ने दी है, जो हैं रॉबर्ट विलियम्स। कुछ टाइम पहले ही फिल्म मेकर्स ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि शुरुआत में उन लोगों के प्लान्स थे कि असल में मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाएगा कि असल में वो मर्चेंट ही डिस्गाइज में वह जीनी है। मगर एट द एंड स्टूडियो के प्लान्स चेंज हो गए, जिस वजह से वो इस चीज़ को ऐड नहीं कर पाए। मगर हाँ, ये चीज़ जो डिज्नी के ऑफिशियल्स ने बताई है वो कई हद तक इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल बना देती है एंड इसी वजह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड से कई सारे फैंस इस थ्योरी में बिलीव करते हैं। मगर मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप इस थ्योरी में बिलीव करते हैं, और अगर नहीं तो क्या आपके पास इस चीज़ से रिलेटेड कोई और थ्योरी है? इफ़ हाँ, तो उसके बारे में कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल मीडियोकर फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद भी फिनियस एंड फर्ब का फिनियस इतना ज्यादा जीनियस कैसे है? और सर्टेनली उसके माँ बाप और उसकी अपनी बहन यानी कैंडिस को देखकर तो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि यहाँ पर इसके जिम्मेदार वो होंगे। वेल, अकॉर्डिंग टू अ वेरी क्रेजी फैन थ्योरी हियर, फिनियस एंड फर्ब सीरीज के अंदर फिनियस का पिता कोई और नहीं
बल्कि इस सीरीज का मेन विलन डॉक्टर डूफिन्समर्ट्ज ही है, जहाँ पर सबसे पहले तो फिनियस और डॉक्टर डूफिन्समर्ट्ज के हेड और फेस का शेप लगभग सिमिलर ही है, जिसके कारण फिनियस एंड फर्ब की इस थ्योरी का ओरिजिन इस सीरीज के हिस्ट्री में जाकर जुड़ता है, जहाँ पर हमने सीरीज के अंदर देखा था कि डूफिन्समर्ट्ज और फिनियस की मॉम एक्चुअली अपने यंगर टाइम्स में एक दूसरे को मिल भी चुके हैं। तो थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर डूफिन्समर्ट्ज और फिनियस की मॉम एक्चुअली पहले मैरिड थे, जहाँ पर इन दोनों की पहली चाइल्ड वेनेसा होती है और उसके कुछ समय बाद एक्चुअली फिनियस पैदा होता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर डूफ एक्चुअली एक विलन होता है, अपने बच्चे पर कोई गलत असर न पड़ने देने के लिए यहाँ पर एक्चुअली फिनियस की मॉम उसे लेकर किसी दूसरे आदमी से शादी करती है, जिसके अपने खुद के बच्चे फर्ब और कैंडिस थे, वो भी अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के बाद। पार्ट ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि जितने भी रिसोर्सेज और टूल्स के इस्तेमाल के लिए फिनियस पैसे खर्च करता है वो एक्चुअली डॉक्टर डूफ के ट्रस्ट फंड मनी से ही आता होगा। और जैसा कि डॉक्टर डूफ के इन्वेंशंस फेल होते हैं और फिनियस के इन्वेंशन सक्सेस होते हैं, यहाँ पर पेरी का एक्चुअल मिशन इन दोनों के दोनों बाप बेटों को एक साथ न मिलने देने का होगा, क्योंकि इन दोनों का मिलना पूरी की पूरी दुनिया पर एक खतरा बन सकता है। सो गाइस, ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉप 10 वीडियो हमारे चाइल्डहुड कार्टून, मूवीज और टीवी शोज के ऊपर। ज्यादा समय न लेते हुए मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, प्लीज आज के दिए हुए लाइक गोल को इस वीडियो को लाइक करके कंप्लीट करिएगा। ऐसे ही और भी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए आप गेमोको हिंदी को तो सब्सक्राइब करिए ही, साथ ही साथ नर्डी एक्सप्लेनर चैनल को भी जरूर विजिट करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को ट्वीट में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।